देखिए कल आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्या क्या सीखा था? रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सीख ली थी ना, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों का। हाँ, आज जो है अभिक्रियाओं के प्रकार सीखते, ठीक है? अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी और वो कैसे होंगी, ठीक है? रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला जो सबसे ज्यादा होता है वो है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्थापन का क्या होता है? जैसे AB और CD मान लीजिए दो कंपाउंड क्रिया करा रहे हैं, तो आप लोगों को रिएक्शन लिखने का जो है यौगिकों का नाम लिखने का पहले ही हमने समझा दिया था। उसमें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस का इसके माइनस से, इसके प्लस का इसके माइनस से कंपाउंड बनता है ना, यानी कि कैसे AD और CB, ठीक है? इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि पहले यौगिक का माइनस वाला आयन दूसरे यौगिक के प्लस आयन से, पहले यौगिक का प्लस आयन दूसरे यौगिक के माइनस आयन को मतलब एक दूसरे में जो है क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन, ठीक है? अब ये विस्थापन, द्विविस्थापन भी एक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है? विस्थापन अभिक्रिया भी ऐसे ही होती है, जैसे AB की क्रिया मान लीजिए आप C से करा रहे हैं, ये C जो है यहाँ के B को अलग कर देता है, या ये C जो है A को अलग कर देता है, तो ये AC और B अलग हो गया, तो इसको कौन सी अभिक्रिया केवल बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, समझे ना? मतलब एक ही तत्व एक यौगिक के दूसरे तत्व को क्या कर दे? अलग कर दे, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? विस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन मान लीजिए या द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या हो गया? एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस पहले के माइनस से रिएक्शन कर ले, ठीक है? पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ यौगिक बना ले, दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ यौगिक बना ले, तो क्या हो जाता है आपका? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन। और विस्थापन में केवल यही, ओके? ये अभिक्रिया समझाने में कुछ है नहीं, ये क्रिया हम आसानी से कर लेंगे। जैसे हमें अगर प्लस और माइनस पता होगा, सपोज करिए हमें ये ROH क्या है आपका? ये अल्कोहल, अल्कोहल है ना। अब इसकी क्रिया हम अगर NaOH से कराएं या NaCl से मान लीजिए हम लोग कराते हैं, समझ रहे ना? तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस, इसका प्लस माइनस हमें पता है। इसका अगर हमें प्लस माइनस पता हो तो आसानी से हम इसका रिएक्शन करा सकते हैं ना, क्यों जी? प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से जोड़ना, यही तो पहले सिखाया था मैं आपको। और अगर अभी भी ना सीखे हो तो बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो खोल लीजिए और उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब हम रिएक्शन कराना शुरू करेंगे ना तो बिल्कुल रुकेंगे नहीं, है ना? 5-6 दिन में, 10 दिन में जो है तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं, खत्म करने का मतलब नहीं है वो, हम कह रहे हैं आप लोगों का बेसिक जितना मजबूत होगा उतने आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा और उतनी जल्दी आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो बेसिक मजबूत करिए। अब तक 8:30 कह रहे थे, अब 8:30 बजे भी जल्दी हो गया। हाँ, किस तरफ से आते हो? इस तरफ से? अच्छा, हाँ, उल्टी दिशा से चल रही है। 2 कदम आगे चल रही होगी, 2 कदम पीछे चली आ रही होगी, बेचारे क्या करें? हाँ, अरे तो हमें हवा पानी कुछ नहीं रोक पाएगा। ये समझ में आया प्रतिस्थापन अभिक्रिया? क्यों, कोई दिक्कत? पक्का? आगे चले? दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। सभी अभिक्रियाओं को एक तरफ से हम लोग समझ लेते हैं तो समझ पाएंगे, ठीक है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं, पहला ऑक्सीजन क्या किया जाए, उसमें ग्रहण किया जाए, ठीक ना? ऑक्सीजन ह्रास नहीं होता, हाइड्रोजन का ह्रास। ऑक्सीजन ग्रहण हो या हाइड्रोजन का त्याग हो,
कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकले या उसमें ऑक्सीजन अंदर आ जाए, समझे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे आपका रख लीजिए, आपका ये H2SO4 है या H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है ना, अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन ये जोड़ते हैं, देखिए मैक्सिमम ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब आपको दर्शाना होगा, दिखाना होगा, तो ये आप ऑक्सीजन को ऐसे रखेंगे बड़े ब्रैकेट में, इसको हम सक्रिय ऑक्सीजन बोलते हैं। कौन सा ऑक्सीजन? सक्रिय ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। सामान्यतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सक्रिय ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन ही भाग लेता है। अब ये जुड़ जाएगा तो इसमें ये क्या बनाएगा आपका H2SO4, H2SO3 में एक ऑक्सीजन जुड़ गया, आपका क्या हो गया H2SO4। इसी तरीके से अगर हम कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा लें तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण, समझे ना। इसी तरीके से कई तत्वों से अगर हाइड्रोजन बाहर हो जाता है तो वहां पे भी जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये NaHCO3 हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है अगर ये हाइड्रोजन बाहर हो जाए, बनता है Na2CO3 + H2O, जो भी कुछ है ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया ना, क्यों जी। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, आपकी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझे ना, कि किसी तत्व किसी यौगिक में ऑक्सीजन का प्रवेश करना या उससे हाइड्रोजन का त्याग होना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण, समझे ना। फिर उसके बाद आपका ये तो हो गया, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ने लायक होगा वहां पे जोड़ेंगे, और जहां से हाइड्रोजन निकलने लायक होगा वहां से हाइड्रोजन निकाल करके ऑक्सीकरण करवा देंगे। हाँ, डंडा ले ले, पट पीट डाले। अब देखिए, लेकिन जहां पे अगर ऑक्सीजन ना जोड़ा जा सकता हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ने से कोई यौगिक ही ना बनता हो, सपोज ये हमने आपका NaCl ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन तो जोड़ नहीं सकते, NaCl नहीं लिखते हैं, या फिर Cl2, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ने पर कोई यौगिक नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है ना। या फिर जो है यहाँ पे हम हाइड्रोजन का त्याग नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, हाँ। तो ऐसे कंडीशन में इनका ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो ऑक्सीकरण के लिए याद करिए, हमने कई सारे तत्वों का जो है ये भी लिखवाया है, क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, +2 और प्लस, कई सारे तत्वों का लिखवाया होगा, आयरन का +2 +3, Cu का +1 +2, ठीक ना। जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग या ग्रहण वाली बात ना हो रही हो, तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया तब होती है उसके संयोजकता में वृद्धि होकर के क्या हो जाती है, संयोजकता में वृद्धि, यानी कि Fe अगर +2 है तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, Fe+3 में। अगर Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया तो उसका क्या हो जाता है, संयोजकता में वृद्धि, और वो कौन सी क्रिया कहलाएगी आपकी, ऑक्सीकरण क्रिया। जैसे ये FeCl2 है, अगर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, FeCl3 में, तो Fe का यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑक्सीकरण हो गया, FeCl2 का FeCl3 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, समझ में आया। अब आपको यहाँ पे तो आपको यही मैक्सिमम 2 प्रयोग करने हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कराना है, हाइड्रोजन त्याग कराना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको समझ पाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए ROH है, ठीक है, या RCHO, ये कौन सा समूह है आपका, CHO ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड। अब कहा जाए एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनाइए, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनाइए, तो कार्बोक्सिलिक पहले लिख लीजिए RCOO, RCHO से RCOH होने में क्या परिवर्तन हुआ है, केवल एक ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया क्या बोलेंगे हम, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं, वीडियो चल रही है, या क्या कहते हैं, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक, समझे ना। ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात होगी आपका। और अपचयन में ठीक इसका उल्टा, अपचयन में ठीक इसका उल्टा का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन त्याग, हाइड्रोजन क्या होगा, ग्रहण होगा, संयोजकता में क्या होगी, कमी, यानी कि अब यहाँ पे FeCl3 कन्वर्ट होगा किसमें, FeCl2 में, समझ में आ रहा है। अब चलिए, तो ये आपका एल्डिहाइड से क्या हो गया, आपका कार्बोक्सिलिक, समझे ना। अब ये कार्बोक्सिलिक से अगर एल्डिहाइड में चेंज करना हुआ तो यहाँ से इसमें, तो हाइड्रोजन निकालना होगा ना,
हाँ, और हाइड्रोजन निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ऑक्सीजन निकालने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन। ठीक है, तो एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण, हाँ जी, दोनों एक साथ हो तो रेडॉक्स, लेकिन कभी कभी ये अकेले अकेले होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए हमें यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या, पहले हम दोनों ग्रुप लिख लेंगे, एल्डिहाइड लिख लेंगे और कार्बोक्सिलिक। फिर कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड में परिवर्तन करना है तो क्या ज्यादा क्या कम हो रहा है इस पर ध्यान देंगे हम लोग, समझे ना। पता चला कि यहाँ से यहाँ परिवर्तित होने के लिए एक ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, और ऑक्सीजन त्याग को हम क्या बोलते हैं, अपचयन, समझे ना। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों क्रियाएं मैक्सिमम किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक उत्प्रेरक जो ऑक्सीकरण करवा देता है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम, ठीक ना, अम्लीय पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट, क्या अम्लीय पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये अगर कहीं उत्प्रेरक के रूप में स्थित है, मतलब ये अगर कहीं पे पहुंचते रिएक्शन में, तो ये दूसरे पदार्थ को क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। बात समझे ना। अम्लीय कौन, K2Cr2O7। अभी हमने बोला था ऑक्सीकरण के लिए हम ये ऑक्सीजन जोड़ते हैं ना, ए में अगर ऐसा ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ए का क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीकरण हो जाता है, समझे ना। ये नवजात ऑक्सीजन कह सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको सक्रिय ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, एक्टिव ऑक्सीजन हो गया। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है, ये नवजात ऑक्सीजन को निकालता है। कैसे, अम्लीय का मतलब जैसे ये K2Cr2O7 ले लिया हमने, H2SO4 सपोज करिए, ये ले लिया। अब यहाँ पे ये K जो है आपका SO4 के साथ कंपाउंड बनाएगा, और K2SO4, Cr जो है ये आपका SO4 के साथ कंपाउंड बनाएगा, CrSO4। समझ में आया ना, 2 Cr है तो 2 CrSO4 बनेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, आपका H2O। अब कितना SO4 लेना पड़ा हमको, 2 सल्फेट, एक ये 3 सल्फेट, बोलो 2 SO4 यहाँ पे है, 1 SO4 यहाँ पे है, 3 है तो 3 हमने यहाँ पे ले लिया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। तो इस प्रकार ये 3 दूना 6, ये 3 अणु जल के बनाया। अच्छा, ये 3 ऑक्सीजन पाया कहाँ से, ये जो O7 था वहां से। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 4 ऑक्सीजन। वो 4 के 4 ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन होंगे, नवजात ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जाकर के क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण। इसलिए इसको प्रबल ऑक्सीकारक में रखा जाता है। कौन सा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, समझ में आया। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जब कभी भी आपको ऑक्सीकरण कराना होगा, और मान लीजिए वहां पे आपको कुछ पता ना हो कि कौन सा उत्प्रेरक है, तो ये आप रख लीजिएगा, समझे ना। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है ऑक्सीकरण, मतलब किसी भी क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं, है ना। अधिकतम कार्बनिक अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण करा देता है ये। ठीक है, अधिकतम कार्बनिक यौगिकों का ये ऑक्सीकरण करा देता है, समझ में आया ना। फिर उसके बाद अम्लीय ये हो गया, या आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं जो ऑक्सीकरण करा देते हैं। ठीक है, और अपचयन जो कराता है उनको हम अपचायक कहते हैं। ये आपके क्या हो गए, ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीकरण कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीकारक, क्लियर। और जो अपचयन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, अपचायक। अपचायक बहुत होते हैं। अपचायक में सबसे प्रबल जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, निकिल भी हो सकता है, पैलेडियम भी होता है, समझे ना। पैलेडियम होता है, निकिल होता है, और भी बहुत है, आपके आयरन है। मतलब अपचयन कराने के लिए बहुत सारे हैं। ठीक है, अपचयन में जब हाइड्रोजन अगर जुड़ने आएगा तो इस तरीके से, ऑक्सीजन जुड़ने आता है तो इस तरीके से, और ये ऐसे। ये भी आपका नवजात हाइड्रोजन हो गया या एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया में केवल ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सहजकता में वृद्धि या कमी वाली जो बात होती है, ये अकार्बनिक अभिक्रिया में, मतलब अकार्बनिक यौगिकों का जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इन दोनों को ध्यान देने योग्य होगा। ठीक है।
ठीक है। और ये दोनों उसी में होंगे जिनके क्या होते हैं, जिनमें क्या कहते हैं, और जिनकी संयोजकताएं दो प्रकार की होती है ना। जैसे बहुत सारे तत्वों का हमने दो प्रकार का लिखा हुआ है ना, क्यों जी, +1 +2 +2 +3 +2 +4 इस तरीके से लिखा है। तो वो तीसरा होगा संयोजकता में वृद्धि वाला ऑप्शन। यहाँ पे संयोजकता में क्या होगा, कमी होगी। हमने बता दिया है कि अपचयन ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ कोई दिक्कत, ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आ गया, प्रतिस्थापन समझ में आ गया। योग अपक्रिया अगला हम लोग पढ़ते हैं, योग अपक्रिया। इसमें कुछ नोट करना है तो नोट करो जल्दी से, है ना। हाँ हाँ हो गया, चलिए नेक्स्ट योग अपक्रिया, है ना। योग अपक्रिया दोनों को बता देना। अकार्बनिक यौगिक में अगर पढ़ते हैं आप लोग, अकार्बनिक यौगिक में तो एक ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, योग अपक्रिया। योग अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया ये किसके लिए है, अकार्बनिक के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन कार्बनिक का थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। बताए कार्बनिक में इसको दो जगहों पे पढ़ते हैं। एक अच्छा ठीक, कार्बनिक में आप ये पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाना, है ना। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी आपकी, योग। वही बता रहे थे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये H और H। अब दोनों के पास जो है एक एक संयोजकता की कमी होगी, बोलो। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई अगर जुड़ने आएगा तो दोनों कार्बन के पास जुड़ेगा ना। जैसे हम H2 ले लिए, दो हाइड्रोजन है, एक इसके पास और एक इसके पास जुड़ गया, समझे ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, योग अपक्रिया। डबल बॉन्ड ऐसे अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले इसका H2 से संयोग होगा तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल पहले डबल में कन्वर्ट होगा, फिर इसका H2 से हम संयोग कराए तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो योग अपक्रिया अगर कार्बनिक, आप कार्बनिक रसायन पढ़ रहे होंगे तो योग अपक्रिया ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे होगा, जो क्रम से किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका योग अपक्रिया है वो दो तरीके से होता है, देखिएगा। एक आपका है कार्बन और अन्य परमाणु के मध्य, कार्बन और अन्य परमाणु के मध्य, ठीक है। जब कार्बन और दूसरा कोई परमाणु के मध्य जो है आपका डबल बॉन्ड बना हो, जैसे CO CS, समझ रहे ना। ऐसे दूसरे तत्वों के साथ में ज्यादातर आप C डबल बॉन्ड को पाएंगे, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, जिसमें C डबल बॉन्ड कितना होगा, O, ठीक है। और दूसरा जो है कार्बन और किसके मध्य, कार्बन के मध्य, ठीक है, कार्बन और कार्बन के मध्य। C डबल बॉन्ड O में ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब ये बॉन्ड टूटता है ये सिंगल में कन्वर्ट होगा ना। कौन सी अपक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग, योग अपक्रिया। योग अपक्रिया कार्बनिक अपक्रिया में ट्रिपल या डबल किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में। और ये दो तरीके से माना जाता है कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में हो, कार्बन और अन्य परमाणु के मध्य में, दूसरा जो है C और किसके बीच में, C के मध्य में, दोनों ही कार्बन कार्बन के मध्य में हो। तो अभी हम कार्बन और अन्य परमाणु रख रहे हैं, ठीक है। अन्य मतलब यहाँ पे एलिमेंट रख लें, ठीक है। डबल या ट्रिपल होता है तो यहां से ये सिंगल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट होगा C, तो C के ऊपर प्लस आवेश और जो भी दूसरा एलिमेंट है उसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, क्लियर। अभी हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम मान लीजिए इसका क्रिया HCl से कराते हैं, किससे करा रहे हैं, HCl से, तो ये H प्लस और ये, क्लियर, इतना तो समझ रहे हैं ना। इसका योग इसमें कराना, योग अपक्रिया होगी, कंफर्म हो गया। डबल बॉन्ड लगा है तो योग अपक्रिया होगी,
योग अभिक्रिया में ये कन्वर्ट होगा किसमें, सी सिंगल बॉन्ड में ना, क्यों जी, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड। अब दो अगर ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों के पास जो है कमी हो जाएगी ना, क्यों, तो ये जो दोनों परमाणु आ रहे हैं जुड़ने, इसमें से यही दिक्कत होती है कि कौन किस पे जुड़ेगा, समझे ना। तो हमने आप लोगों को बता दिया है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड दूसरा एलिमेंट है, देखिए एक तरीका, ये ट्रिक है जो है आपका रिएक्शन करने का, इसको आप समझिए। अब यहाँ पे हम HCl का अगर रिएक्शन कराने आ रहे हैं तो हमने बोला कि जब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो C+ बनेगा और E क्या बनेगा आपका, माइनस बनेगा। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ किसको जोड़ना है, तो इस हिसाब से Cl कहाँ जुड़ेगा, C के पास या O के पास, क्यों, Cl क्या है, O के ऊपर क्या पहुंचेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो O के ऊपर क्या पहुंचेगा, ऊपर देखो क्या होता है, माइनस पहुंचेगा ना, तो ये माइनस और माइनस जाके उससे जुड़ेगा, जोड़ने को क्या सिखाया हम आप लोगों को, प्लस माइनस से जुड़ेगा ना, मतलब H जा करके यहाँ पे जुड़ेगा और Cl कहाँ के जुड़ेगा, कार्बन से, समझ में आया, कोई दिक्कत, योग अभिक्रिया में समझ में आ गया। और बहुत सारे आप सीख लीजिए, C डबल बॉन्ड आपने मान लीजिए KCl की क्रिया कराई है या KBr की क्रिया करा रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड की, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये आप जान ही रहे। तो अब अगर ये डबल बॉन्ड पे क्रिया हो रहा है, कहने का मतलब अगर ये कार्बोनिल समूह में क्रिया हो रहा है, ये डबल किस में कन्वर्ट होगा आपका, सिंगल में। अगर ये डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा तो C के ऊपर आंशिक रूप से आप धनावेश मानिएगा और ऑक्सीजन के रूप ऋण आवेश, तो आप किसको कहाँ जोड़ना है ये पता चल गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझे ना, किसको कहाँ जोड़ना है ये आपको पता चल गया है, ठीक। के आपका कहाँ जुड़ेगा, O के पास, Br जुड़ेगा आपका C के पास, बस रिएक्शन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, जब कार्बन और कार्बन के मध्य हो, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे HCl बना है, मान लीजिए इसका रिएक्शन करा है, डबल बॉन्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया। जब C के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, समझ रहे, अब इस पे अगर योग अभिक्रिया कराएंगे तो योग किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में, बोलो, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH में कन्वर्ट होगा और CH3, अब दोनों के पास एक एक की कमी हो गई, मतलब दोनों के पास कोई ना कोई जुड़ने आएगा, है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि किसके पास कौन जुड़ने आएगा, किसके पास धन वाला जुड़ने आएगा, किसके पास ऋण वाला जुड़ने आएगा, तो हम आसानी प्रक्रिया को आसानी से समझ जाएंगे। इसका समझ में आया, कार्बन के पास कौन जुड़ने आएगा, ऋण वाला, जो दूसरा तत्व होगा उसके पास कौन जुड़ने आएगा, ये जब कब होगा, कार्बन और अन्य परमाणु की बात होगी तो, ठीक ना। फिर उसके बाद जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सुने ना, तो वहां पे कौन किसके पास जुड़ने जाएगा, यहाँ पे दो, जैसे ये डबल बॉन्ड इसके पास भी है इसके पास भी है, तो कौन प्लस वाला किसके पास जुड़ने जाएगा, माइनस वाला किसके पास जुड़ने जाएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम करेंगे तो यहाँ पे नाम लगता है आपका मार्कोनी-काफ का नियम, किसका नियम लगता है, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार जब ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर आंशिक धन आवेश, ठीक है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश। अब तो समझ में आ गया कहाँ किसको जोड़ना है। जैसे HCl से हमने रिएक्शन कराया H+Cl, तो H इस पे जाकर के जुड़ जाएगा और Cl यहाँ आके जुड़ जाएगा, क्लियर हो गया। हाँ, इसका एक उल्टा है खैरस प्रभाव, वो पहले लेसन में हम आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन वो अपवाद में है, ठीक है, वो अपवाद है, तो अपवाद अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो ये पढ़ रहे हैं कि ये कैसे रिएक्शन होगा। तो ये समझ में आया ना। पहला नंबर तो ये समझिए, कार्बनिक रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का योग क्रिया क्या होगा, वो क्रम से किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। इतना समझ में आया, क्रम से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो दो तरीके से लग सकता है, डबल या ट्रिपल।
कार्बन और अन्य परमाणु के बीच लग सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में लग सकता है, ठीक है। जब कार्बन और अन्य परमाणु के बीच में लगेगा तो ऋण आवेश अन्य परमाणु पर पहुंचेगा और धन आवेश कार्बन पर पहुंचेगा, और वहां पे दूसरा आकर के क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। और फिर यहाँ पे जो है आपका मार्कोनी-काफ के नियम में जब कार्बन कार्बन के बीच में होगा मार्कोनी-काफ का नियम लगेगा। और मार्कोनी-काफ का क्या नियम है, जिसके पास हाइड्रोजन होगा उसके पास ऋणात्मक परमाणु जुड़ने जाएगा, और जिसके पास जो है ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास धनात्मक परमाणु जुड़ने जाएगा। समझ में आया ना, तो दिक्कत यहाँ पे, ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसका ठीक उल्टा होता है ऊपर वाले का। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन, ठीक है, इसका ठीक उल्टा। अगर हम बात करें अकार्बनिक का, तो जब एक पदार्थ, ठीक ना, एक पदार्थ जैसे आपका ये NaCl ले लीजिए, ये दो एक ही उत्पाद दो या दो से अधिक, एक ही अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझे, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब वो प्लस माइनस नहीं, जैसे इसमें बताया था हमने अभी अकार्बनिक वाला बताया था, योग अभिक्रिया में दो या दो से अधिक परमाणु अभिकारक जुड़ करके केवल क्या बनाएंगे, तो वैसे यहाँ पे एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया में अंतर भी है। वियोजन अभिक्रिया जब होती है तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय पढ़ाया है ना, जिसमें अभिकारक उत्पाद बनाए और उत्पाद पुनः किस में परिवर्तित हो जाए, अभिकारक में, है ना। ये दोनों तरफ एरो लगाएंगे, रिएक्शन बिल भी होता है, ठीक है। अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन क्या होगा आपका, अभिकारक केवल किस में चेंज हो जाएगा, उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए अपघटन कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, अनुत्क्रमणीय, है ना। अनुत्क्रमणीय समझ रहे हैं, जिसमें अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाए, उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित ना हो। और उत्क्रमणीय किसे बोलेंगे, अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक। क्लियर हो गया ये। तो वियोजन अभिक्रिया हो या अपघटन अभिक्रिया हो, दोनों में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। फिर से अगर दोनों में अंतर कोई पूछेगा तो भी बता ले जाएंगे। अब ये कार्बनिक यौगिकों में देखिएगा ध्यान से, कार्बनिक यौगिकों में योग अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है ना। इसमें क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल या ट्रिपल, वहां से कुछ निकलेगा और वो क्या कहते हैं डबल या ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम ले लिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो सिंगल बॉन्ड का क्रम से डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में परिवर्तन होना आपका कौन सा क्रिया कहलाएगी, वियोजन क्रिया, किसमें, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है। तो हमें तो पढ़ना यही है, कार्बनिक यौगिक में वियोजन क्रिया। अपघटन नहीं पड़ेगा। अपघटन का क्या होगा कि ज्यादातर ये जैव अपघटन रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एंजाइम के रूप में क्रिया होती है ना। हालांकि आप लोग लिख सकते हो, चाहे वियोजन लिखिएगा चाहे अपघटन लिखिएगा। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को, योग क्रिया समझ में आई, ये वियोजन क्रिया समझ में आई, नोट कर